बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 व्हिच इज अबाउट स्पीडिंग अप। हमने पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो आगे चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज a car driver drives from his home at a slow and steady speed. एक कार ड्राइवर है जो कि ड्राइव कर रहा है अपनी गाड़ी स्लो एंड स्टेडी स्पीड पे। एक स्लो और स्टेडी स्पीड पे आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है, स्लो एंड स्टेडी स्पीड। ऑन रीचिंग द मोटरवे, जब ये मोटरवे तक पहुंचा, he accelerates and then travels at a constant speed. He accelerates, इसका मतलब कि उसने अपनी स्पीड को ज्यादा किया, स्पीड को बढ़ाया। कब बढ़ाया? जब वो मोटरवे पे पहुंचा। मोटरवे पे पहुंच के उसने अपनी स्पीड को एक दफा बढ़ाया एंड देन ही ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करने लग गया। लीविंग द मोटरवे, जब वो मोटरवे से उतरेगा, ही decelerates and comes to a halt at a junction. वो डिसेलरेट करेगा, मतलब वो स्पीड को डिक्रीज करेगा। स्पीड को डिक्रीज करके क्या करेगा? एक जंक्शन पे जाके वो रुक जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, नंबर 1 डिसेलरेट्स एंड नंबर 2 कि वो एक पॉइंट पे जाके रुक रहा है। ही हॉल्ट्स एट अ जंक्शन। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने अंडरलाइन कर दिए। एक और दफा देख लें कि एक कार ड्राइवर है जो कि गाड़ी चला रहा है। वो अपने घर से जब निकला तो वो एक स्लो एंड स्टेडी, एक बहुत आहिस्ता स्पीड के साथ वो जा रहा था। जब वो मोटरवे पे पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड को ज्यादा किया, ही एक्सेलरेटेड, और थोड़ी देर बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चला गया। और वो कांस्टेंट स्पीड मतलब ऐसी स्पीड जो कि चेंज नहीं हो रही, उसके साथ वो ट्रेवल करने लग गया। जब वो मोटरवे से उतर रहा था, ही डिसेलरेट्स, उसने अपनी स्पीड को कम किया। जब स्पीड को वो कम करता है तो एक पॉइंट पे जाके, एक जंक्शन पे जाके वो रुक जाता है। हिज कार कम्स टू अ रेस्ट पोजीशन। अब ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत ध्यान से सुन लिए। इससे मुतालिक हमें क्वेश्चंस क्या हैं आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच अ स्पीड टाइम ग्राफ। हमें अभी जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा उसको दिमाग में रखते हुए हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके एक एक्सिस पे स्पीड को लिया जाता है और दूसरे एक्सिस पे टाइम को लिया जाता है। यहाँ पे y एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस पे हमने स्पीड को लिया और x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिया। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने पढ़े? नंबर 1 पॉइंट था कि उसने अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू की है। इसका मतलब कि इनिशियली गाड़ी रेस्ट पे थी, वो रुकी हुई थी, उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और चलाना शुरू किया। तो 0 स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्लो एंड स्टेडी स्पीड के साथ वो जा रहा है। एक पॉइंट पे वो पहुंचा जहां पे उसकी स्पीड दम से बढ़ गई है। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस जहां स्पीड मौजूद है। अब आपने देखा कि स्लो एंड स्टेडी स्पीड पहला पॉइंट था। यहाँ वो पॉइंट रीच हो गया है जब वो मोटरवे पे पहुंचा है। मोटरवे पे पहुंच के उसने एक्सेलरेट किया था, मतलब स्पीड को बढ़ाया था। तो यहाँ स्पीड बढ़ गई और फिर एक पॉइंट पे जाके लिखा था that now he is traveling at a constant speed. कांस्टेंट स्पीड ऐसी स्पीड है जो कि चेंज नहीं होती। तो उसने एक दफा तो एक्सेलरेशन दी, मगर एक्सेलरेशन देके जब वो एक स्पीड पे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, हम एग्जांपल के तौर पे 10 ले लेते हैं। ये जो 10 स्पीड के साथ वो जा रहा था वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब स्पीड को चेंज किए बगैर ट्रैवल कर रहा है। अब वो पॉइंट रीच होगा जब उसने मोटरवे से उतरना है। तो दिस इज द पॉइंट जहां वो मोटरवे से उतरता है। ही डिसेलरेट्स मतलब वो अपनी स्पीड को कम करता है। डिसेलरेशन का मतलब है स्पीड का कम होना। स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी एंड ही हॉल्ट्स एट अ जंक्शन। वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, वो अपनी गाड़ी को ब्रेक दे देता है। इसका मतलब दैट स्पीड विल बी 0 इन द एंड। तो हमने तमाम पॉइंट्स को इस ग्राफ में डाल के एक स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। उन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ हम इंडिकेट कर चुके हैं और हमारे पास ग्राफ भी बन चुका है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगर हमने इस ग्राफ में से, इस स्पीड टाइम ग्राफ में से हमने एवरेज स्पीड निकालनी हो
तो हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से। अब आपके पास यहाँ कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं है। अगर वैल्यूज गिवन होती तो हम कैलकुलेशन कर लेते, मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूलाज पता हो। तो ये तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस और टाइम को हमने आपस में डिवाइड करना है, मगर ये जो डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे और हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने का एक ही तरीका है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम को इंडिकेट करता है। तो जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 0 है तो यहाँ से आप ग्राफ को स्टार्ट करेंगे और आप इसको लेके जाएंगे टू द पॉइंट जहां ये एंड हो रहा है इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 10 सेकेंड्स है तो 10 सेकेंड्स का टाइम लगा उसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो आप यहाँ लिखेंगे 10 सेकेंड बिल्कुल इधर, मतलब डिनोमिनेटर में जो टाइम लिखना है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमने जब इस चैप्टर को डिस्कस किया और हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा तो मैंने आपको बताया दैट द एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ये तमाम एरिया जो है ये इंडिकेट करता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को। तो अगर आपने इसका एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आपके सामने मैंने फॉर्मूला को लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय 2। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? सबसे पहली पैरेलल लाइन होगी ये और दूसरी पैरेलल लाइन होगी यहां से। तो आप एक स्क्वायरिश शेप ले लेंगे और दोनों पैरेलल लाइंस का आपस में एडिशन करा के सम निकाल लेंगे। सम ऑफ पैरेलल लाइंस को हम डिवाइड कर देंगे 2 पे। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद हाइट। अब हम हाइट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल मिड में से आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और आपके पास हाइट निकल आएगी। अगर आपके पास वैल्यूज गिवन हो तो ये तमाम कैलकुलेशंस करना बहुत आसान है। तो मैंने क्वेश्चन 2 के लिए आपको बता दिया, हमसे पूछा गया था दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो टाइम हम लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से और डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको एक गाड़ी की डायग्राम गिवन है और आपको नजर आ रहा है कि इस गाड़ी के ऊपर 2 तरह से फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स है ऑन द लेफ्ट साइड और एक फोर्स है ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड पे हमारी फोर्स है दैट इज 1000 न्यूटन, जबकि जो राइट साइड पे हमारी फोर्स है दैट इज 1500 न्यूटन। अब आपको पता चल गया कि गाड़ी के ऊपर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, कौन सी डायरेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन 1 इज आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? ये जो फोर्सेस हमें दिखाई गई हैं इनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे या अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर तो दोनों डायरेक्शंस में सेम अमाउंट में फोर्स लग रही हो देन दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर तो एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज्यादा बड़ी है या एक फोर्स दूसरी फोर्स से छोटी है, इसका मतलब दैट द फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इनको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इन केस ऑफ दिस डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक जगह 1000 न्यूटन फोर्स है और दूसरी जगह 1500 न्यूटन फोर्स है। These are actually unbalanced forces। ये फोर्सेस आपस में इक्वल नहीं है, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे unbalanced। Moving towards part B of question 1, explain your answer। वो हमसे कह रहे हैं कि हम इस आंसर को एक्सप्लेन करें जो कि हमने अभी दिया। हमने इन्हें बताया that these forces are unbalanced। तो हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं that one force is greater than the other। आप यही लिखेंगे इसके आंसर में, या आप लिख सकते हैं that one force is smaller than the other, क्योंकि एक फोर्स है 1000 न्यूटन, दूसरी है 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन 1000 न्यूटन से बड़ी है और 1000 1500 से छोटा है। इसका मतलब कि ये फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड नहीं है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन इज विल द कार मूव और रिमेन स्टेशनरी? ये जो गाड़ी है क्या ये स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे रहेगी, मूव नहीं करेगी, स्टिल होगी, या फिर ये मूव करेगी? हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अगर तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो मूव करेगा, इसीलिए आप लिखेंगे इसके आंसर में दैट द कार विल मूव। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 2।
इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है एक्सप्लेन योर आंसर। जिस तरह हमने अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इसी तरह वो हमसे कह रहे हैं हम दोबारा अपने आंसर को एक्सप्लेन करें। हमने अभी आंसर किया कि ये जो गाड़ी है ये मूव करेगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने बताया since the forces acting on the car are unbalanced, क्योंकि गाड़ी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ये जो गाड़ी है ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। इसके आंसर में मैंने लिखा राइट, ये अपनी राइट साइड पे मूव करेगी टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। आपने देखा था डायग्राम में कि लेफ्ट साइड पे 1000 न्यूटन फोर्स लग रही थी और राइट साइड पे 1500 न्यूटन फोर्स लग रही थी। अब जिस जगह पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी, मतलब जिस जगह से हम ज्यादा ताकत से किसी चीज को खींचेंगे वो उसी तरफ चली जाएगी, इसीलिए द कार विल मूव ऑन द राइट साइड जहां पे फोर्स ग्रेटर है। द फोर्स 1500 न्यूटन विल मेक दिस कार मूव टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। Now we are only left with part B of question 3, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है what size is the force that is causing movement। ये जो फोर्स है ये कितनी फोर्स है जो कि मूवमेंट कॉज कर रही है। ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो हो सकता है आप लिख दें 1500 न्यूटन, मगर ऐसा नहीं है। आपने देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 1000 न्यूटन फोर्स काम कर रही है। मैं आपके लिए एक और दफा बता दूं कि राइट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स थी 1500 और इसके ऑपोजिट काम करने वाली फोर्स थी हमारे पास 1000। अब 1000 जो है यहां से 1000 फोर्स को इक्वल या फिर हम कह सकते हैं कैंसल आउट कर देगी, क्योंकि 1000 फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। तो अगर 1500 में से आप 1000 को निकाल दें तो आपके पास बचेगी सिर्फ 500 न्यूटन फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि मूवमेंट कॉज कर रही है। तो आप याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि जब भी आपसे पूछा जाए कि कितनी फोर्स जो है वो मूवमेंट कॉज कर रही है तो आप एज इट इज 1500 या फिर जो भी वैल्यू गिवन होगी वो मेंशन नहीं करेंगे। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस फोर्स को विद द फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वही आप लिखेंगे, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि मूवमेंट कॉज करेगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम करेक्ट आंसर्स अपनी नोटबुक्स पे लिख लिए। अगर नहीं भी लिखे तो इस लेक्चर के बाद जाके जरूर लिख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।